हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग का अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 टॉपिक्स देख रहे थे। ठीक है, फॉर पेपर फर्स्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 14 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक, तो नॉर्मल परप्यूरियम किसको बोलते हैं? तो नॉर्मल परप्यूरियम में बताया गया द पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, तो the period following childbirth during which the baby tissue, especially the pelvic organ, revert back approximately to the pre-pregnant state, both एनाटोमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। तो उसे अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मल परप्यूरियम कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर इसके बाद में बताया गया है इन्वोल्शन। तो इन्वोल्शन में बताया गया है द प्रोसेस वेयर बाय द जेनाइटल ऑर्गन revert back approx to the state as they ever before pregnancy. The woman is a termed as a परप्यूरियम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन में बताया गया परप्यूरियम बींग्स as soon as the placenta is expelled are last of 6 weeks when the uterus become regressed almost the non-pregnant। ड्यूरेशन बताया गया है इमीडिएट विथ इन ए 7 आवर। ठीक है, अर्ली अप टू 7 days एंड रिमोट अप टू 6 week। ठीक है, तो चेंजेस क्या देखने को मिलेगा? तो इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, इन्वोल्यूशन ऑफ द पेल्विक स्ट्रक्चर, इसके अलावा ल्यूचिया, वेजाइनल डिस्चार्ज ऑफ द फर्स्ट ग्रोविंग ड्यूरिंग परप्यूरियम। ठीक है, ड्यूरिंग परप्यूरियम। फिर बताया गया जनरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो जनरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहले पल्स। तो पल्सेस में बताया गया है फ्यू आवर आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, फ्यू आवर आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी पल्स जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। टेम्परेचर के बारे में नॉट अबव 99.5 डिग्री इन 24 आवर्स। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक में बात करें तो रिस्क ऑफ यूटीआई जो है वो हाई रहता है। ब्लडर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा जीआईटी में बताया गया है बहुत ज़्यादा इंक्रीज थर्स्ट आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग लेबर कॉन्सेप्शंस मोर कॉमन। वेट लॉस 5 to 6 kg वेट लॉस देखने को मिलता है। एक्सपल्सन ऑफ फीटस प्लेजेंटा लिक्वर ब्लड ऑफ लॉस। ठीक है, इसके अलावा आपका बताया गया फ्लूइड लॉस में बताया गया एटलीस्ट 2 liters ड्यूरिंग फर्स्ट वीक। ब्लड वॉल्यूम के बारे में बात करें तो डिक्रीज हो जाता है। अगर ह्यूमिलेट यहाँ पे बताया गया ह्यूमिडाइलेटली ड्यू टू ब्लड लॉस एंड प्लेटलेट काउंट डिक्रीज डिहाइड्रेशन। मैनेजमेंट में बताया गया तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? टू बताया गया है टू रिस्टोर हेल्थ ऑफ ए मदर, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड केयर ऑफ ब्रेस्ट, टू मोटिवेट मदर फॉर कॉन्सेप्शन। डाइट में बताया गया है डाइट केयर में बावेल केयर करना है, स्लीप हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, एसेप्सिस हो गया, एंटीसेप्सिस हो गया। फिर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी बताया गया। तो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी 3 है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में 12 वीक का होता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है क्या क्या देखने को मिलेगा? तो एमिनोरिया देखने को मिलेगा, मॉर्निंग सिकनेस जैसे कि नोजिया वोमिटिंग हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्वाइट थ्रोब स्कोर सिम्टम्स। ठीक है, 9 यूनिट ऑफ थ्रोब स्कोर सिम्टम, सॉरी क्वाइट थ्रोब स्कोर ऑफ सिम्टम 8 to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्टमेंट देखने को मिलेगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस। ठीक है, सेंसेशन, फटीगस देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट चेंजेस देखने को मिलेगा, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, ये सभी चीज़ कराएंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी वगैरह का तो वो आपको पता चलेगा। इसमें आपको प्रेग्नेंट में क्या है, यूरिन में आपको देखने को मिलेगा एससीजी का जो लेवल है वो। ठीक है, इसके अलावा तो उसमें वही है एससीजी का ही लेवल आपको देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी डेट में, नॉन अगर प्रेग्नेंट रहा। ठीक है, तो इसमें वही बताया गया है
क्या बोला गया है, अगर न्यूट्रलाइज्ड ऑफ ए एफ्लेशन बॉडी, ठीक है, एससीजी कोटेड लेटेक्स लेटेक्स पेफिशियल, नो विजिबल एगुलेरेशन, ठीक है, नो प्रेगनेंसी में बताया गया है, इसमें विजिबल एगुलेरेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यूरिन अपन डालेंगे, एसजीसी एंटीजन डालते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका सेकंड टर्म में, जो आपका 30 से लेकर के 13 से लेकर के 28 वीक का होता है। इसमें एमिनोरिया कंटिन्यू रहता है, मॉर्निंग सिकनेस आपको देखने को मिलेगा, सबसाइड, क्विकिंग, फूलिंग ऑफ लाइफ, इसके अलावा प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ ए लोअर अब्डोमन, ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, चलिज्मा, पिगमेंटेशन ऑफ ए फोरहेड एंड चिक, ये आपको देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट चेंजेस, मोर इनलार्जमेंट विथ हिम प्रोमिनेंट वेन, ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन जब करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, लाइन लीनियर नाइग्रा आपको देखने को मिलेगा। पाल्पेट जब करते हैं तो फंडल हाइट आप पाल्पेट कर सकते हो, ऑस्कुलेशन में अपन एसएच फीटल हार्ट साउंड जो है वो ऑस्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और वेजाइनल एग्जामिनेशन में अपन ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वल्वा, वेजाइना एंड सर्विक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लास्ट टर्म 29 से 40 वीक का, एमिनोरिया परसिस्ट रहता है, इलार्जमेंट ऑफ द अब्डोमेन प्रोग्रेसिव रहता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेस्चुरेशन रिपेयर्स, ठीक है, फीटल मूवमेंट मोर प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा, साइन में बताया गया। कंटिन्यूस चेंजेस देखने को मिलेगा, पिगमेंटेशन जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा, यूट्राइन शेप जो बताया गया है वो फॉर सिलेंड्रिकल एस देखने को मिलेगा, फंडल हाइट आप ये देख सकते हो, ठीक है, फंडल मूवमेंट हो गया, ये सभी चीज़ें। यूएसजी अपन कराएंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है। सोनोग्राफी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, यूएसजी करा सकते हैं, एएफआई आउटकम आपको देखने को मिलेगा उसका, ये चीज़ बताया गया। फिर नेक्स्ट है आपका समरी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले पॉजिटिव ऑफ हिम ऑब्सुलेंट साइन, ऑब्सुलेंट साइन, तो यहाँ पे बताएगा पल्पेशन ऑफ फीटस, फीटल पार्ट 20th वीक में बताएगा पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ ए एक्टिव फीटल मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा ऑस्कुलेशन करेंगे एफएसएच, यूएसजी में आपका एविडेंस ऑफ ए एम्ब्रियो एटेक एटलेट सॉरी एम्ब्रियो आर लेकर ऑफ फिटस, लेकर ऑन फिटस। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल डायमेंशन में फिटल स्केलेटन देखने को मिलेगा। प्रिसेम्पटिव सिम्टम एंड साइन में बताया गया है, तो एमिनोरिया देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो गया, मॉर्निंग सिकनेस हो गया, फटीगस हो गया, ब्रेस्ट चेंजेस हो गया, स्किन चेंजेस हो गया, ठीक है, क्विकिंग हो गई, ये सब देखने को मिलेगा। प्रोप्लेबल साइन में अपने को अब्डोमिनल इनलार्जमेंट हो गया, ब्रो, इसके अलावा ब्रेकस्टोन हिस्क कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जो चेंजिंग इन साइज, शेप एंड कंसिस्टेंसी ऑफ यूट्रस, ठीक है, ज्वेगनेंस साइन, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सॉफ्टिंग ऑफ सर्विक्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोलेटमेंट, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, ये सभी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर प्रसव परिचर्या के बारे में बात कर लेते हैं। आयुर्वेद अनुसार प्रसव परिचर्या क्या बताया गया है, तो सबसे पहले असन्न प्रसव या अवस्थित प्रसव में क्या परिचर्या करना है, तो असन्न प्रसव या अवस्थित प्रसव में परिचर्या बताया गया है कि असन्न प्रसव में निम्नलिखित कर्तव्य करना चाहिए। क्या करना है, अभ्यंग और उष्णोदक से स्नान करना है, मंगल कर्म एवं स्वास्तिक वचन का प्रयोग करना है, पुत्राम पुत्रम फल हाथ में धारण करना है, तो पुत्राम फल को हाथ में धारण करना है, यवागु या घृत युक्त यवागु या घृत युक्त पेय का पान करना है, तो यवागु या घृत युक्त यवागु या घृत युक्त पेय का पान करना है, मृदु बिस्तर अथवा मृदु भूमि पर शयन करना है, तो मृदु बिस्तर अथवा मृदु भूमि पर शयन करना है, प्रजनन कुशल स्त्री के द्वारा आश्वासन करना है, तो प्रजनन कुशल स्त्री के द्वारा आश्वासन करना है, तो ये बताया गया। नेक्स्ट है आपका अनागत प्रसव या गर्भ के अवाक होने पर परिचर्या। तो यहाँ पे बोला है तत्र प्रतिलोम अनुलोम मेत प्रजल
माकड़श्वेत। आचार्य सुश्रुत ने प्रतिलोम गर्भ को अनुलोम करने एवं अनुलोम गर्भ को आकृष्ट करने का निर्देश दिया है। तो आचार्य सुश्रुत ने प्रतिलोम गर्भ को अनुलोम करने और अनुलोम गर्भ को आकृष्ट करने का निर्देश दिया है। इस प्रकार अनागत प्रसव में निम्नलिखित कर्तव्य करना चाहिए, जैसे कि पहला आपका जमाई लेना, ठीक है, चक्रमण हो गया। इसके अलावा कुष्ठ, एला, लांगली, वचा चित्रक का चूर्ण सुंघा करके कटी पृष्ठ पार्श्व व शक्ति का सुखोष्ण तैल से मर्दन करना। इसके अलावा एक अक्ष रक्तशाली को अम्ल एवं मूत्र के साथ पान कराना, तीक्ष्ण तैल से अनुवासन वस्ती देना। तो ये सारी चीजें बताई गई। फिर नेक्स्ट है गर्भ में परिवर्तन या अवाक हो जाने पर परिचर्या। तो गर्भ का परिवर्तन या अवाक हो जाने पर परिचर्या क्या करना है, तो सुश्रुत ने इसने के विषय में बताया है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि उस स्त्री को अपत्य मार्ग में अनुलोम दिशा में यानी कि अंदर से बाहर की ओर सुखपूर्वक अभ्यंग करें। गर्भ के परिवर्तित व अवाक हो जाने पर ही यह क्रिया करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर प्रसव हेतु प्रवाहन का निर्देश एवं अकाल प्रवाहन का परिणाम क्या हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रजनन कुशल स्त्री को ये शिक्षा देनी चाहिए, यदि आवी यानी कि जो पेन है, प्रसव वेदना है, ठीक है, लेबर पेन है, उसका वह उत्पन्न हो रहा है, उसका प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है, तो स्वयं से प्रवाहन नहीं करना उसको, ठीक है। जिस प्रकार छींक आदि के प्रवृत्त वेग को रोकना हानिकारक होता है, उसी प्रकार बार बार प्रसव की वेदना से उत्पन्न होने वाले गर्भ को निकालने हेतु प्रवाहन न किया जाए तो गर्भ को अपाघात मतलब उपघात नहीं होगा, ठीक है। तो ये उपघात होता है, ठीक है। मतलब अगर प्रवाहन बिना वेदना के आप प्रवाहन करोगे, ठीक है, तो गर्भ को आघात हो सकता है, चोट लग सकता है। फिर अप्रापातन के विषय में बताया गया। तो अप्रापातन में क्या बोला है, यदच प्रजाता स्थान दैव अवेक्षेते काचिदस्य अपरा प्रसन्न न वेति। आचार्य चरक के अनुसार प्रसव उत्पन्न हो जाने के बाद उस परिचारिका स्त्री में एक कोई स्त्री ध्यान दे कि अपरा बाहर आ गई या नहीं, ठीक है। फिर नवजात शिशु परिचर्या के विषय में आचार्य चरक, सुश्रुत व वांग भट्ट ने क्या बोला है, तो चरक ने बोला है कि प्राण प्रत्यागमन करना है, स्नान करना है, मुख विशोधन, नाल छेदन, जात कर्म, रक्षा कर्म, ये सभी का विधान बताया है। सुश्रुत ने उल्ल परिमार्जन, मुख विशोधन, पिच्चू धारण, नाल छेदन, जात कर्म, अभ्यंग व स्नान बताया है। वांग भट्ट द्वारा उल्ल परिमार्जन, प्राण प्रत्यागमन, नाल छेदन, स्नान, पिच्चू धारण, स्वर्णाप्राशन, गर्भोदक, वमन, जात कर्म, ये सभी चीजें बताई हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाल, अब एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। वैसे इतना ज्यादा इसमें से आता नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कुमारी वृत्ति से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नाल छेदन किसको बोलते हैं, तो नाभि नाल को नाभि से 8 अंगुल छोड़ करके चिन्ह लगा करके जिस स्थान पर छेदन करते हैं उसको दोनों ओर पकड़ करके स्वर्ण, चांदी या लोहे की किसी एक अर्धाधार वाले शस्त्र से काट दें। जो भाग नाभि के से संलग्न है उसके अग्रभाग में सूत्र बांध करके बालक के कंठ से बांध देना चाहिए। चरक सुश्रुत ने नाभि से 8 अंगुल की दूरी पर कर्तन बोला है। वांग भट्ट द्वय ने नाभि के 4 अंगुल दूरी पर कर्तन बोला है। सुश्रुत तथा वांग भट्ट द्वय ने नाल का सूत्र से बांधकर काटना है बोला है। और वृद्ध वांग भट्ट ने 5 दिन पर नाभि नाल को सूखा खुद ही सूख करके गिर जाता है, ये बोले है। फिर बोला है मुख विशोधन। तो मुख विशोधन में क्या बोला गया है, तो मुखम च सैंदव सर्पी विशोध्येत घृताक्त मूर्धग्नि पिंचु घटात, यानी कि सैंधव युक्त घी से मुख को विशोधित करके उसे उसके मूर्धा यानी कि सिर पर घृताकार पिच्चू रखें। चरक अनुसार बालक के तालु, ओष्ठ, कंठ, जीवा को नख कटे हुए उंगली के ऊपर स्वच्छ श्वेत रुई को लपेट कर साफ करना प्रारंभ करें। बालक के सिरस्थ तालु को स्नेह से अप्लावित करपास पिच्छू से आच्छादित करें। इसके बाद सेंधा और घृत चटा करके वमन कराना है। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर बोला गया प्राण प्रत्यागमन। तो 2 पत्थरों के टुकड़े को लेकर के बालक के कान के मुख में अर्थात कान के पास बजाना चाहिए। गर्म या शीतल जल से बालक के मुख पर सींचन करना चाहिए। काली तिल से निर्मित सूप के द्वारा तब तक वायु करें जब तक श्वास प्रश्वास या अन्य चेष्टाएं सामान्य न हो जाती है, क्या है, प्राण प्रत्यागमन कहलाता है।
वांग भट्ट ने बताया है कि प्रसव क्लेश से पीड़ित बालक के सिर पर बला तैल मलने का निर्देश दिया है तथा बालक के कर्णमूल पर पत्थर बजाना एवं दक्षिण कान में मंत्र उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार प्राण प्रत्यागमन के अंतर्गत निम्न कर्म आते हैं, जैसे कि बला तैल से परिषेक करना, कर्णमूल में दोनों पत्थरों को बजाना, कर्ण कपालिका सूपा से हवा करना, शीतल या उष्ण जल से मुख का सींचन करना, दक्षिण कान में मंत्र उच्चारण करना, ये यहाँ पे बताया गया। फिर बोला गया गर्भोदक वमन। तो गर्भोदक वमन ने क्या बोला है, ततो अस्य अंतरः सैंधवोपीयते सर्पिषा कार्य प्रच्छर्दनम, यानी कि जब बालक गर्भोदक का पान कर लेता है तब सैंधव मिश्रित सर्पी छटाकर वमन कराना चाहिए। वमन हो जाने से ऊरा एवं कंठ का शोधन हो जाने पर बालक में हल्कापन और आहार की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है उल्व परिमार्जन। तो उल्व परिमार्जन में बताया गया अथ जातस्यो उल्वोपनयी। आचार्य सुश्रुत ने नवजात शिशु का सर्वप्रथम उल्व परिमार्जन करने का निर्देश बताया है, यानी कि उल्व हटाने के लिए सैंधव सर्पी का प्रयोग करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट है जात कर्म। तो जात कर्म में बताया है कि मंत्रों से विमंत्रित करके पहले बालक को मधु एवं घृत चटाएं, तदुपरांत इसी विधि से दक्षिण स्तन का दूध बालक को पिलाना चाहिए। सुश्रुत ने बालकों को शीतल जल से आश्वासित करके जात कर्म करने पर मधुर एवं घृत के साथ सुवर्ण चूर्णित अनामिका से चटाने के लिए बोला है। फिर अभ्यंग के विषय में बात करते हैं। तो ततो बला तैल नाभ्याजात। आचार्य सुश्रुत ने बालकों को जात कर्म के पश्चात बला तैल से अभ्यंग करने का निर्देश दिया है। स्नान के विषय में बात करें तो कोष्णा यथा कालम यथा दोष यथा विभो। तो मंदोष्ण क्षीर वृक्ष कसाय से सर्वगंध युक्त जल से प्रतप्त चांदी एवं स्वर्ण के जल या स्वर्ण को गर्म कर जल में बुझाकर प्राप्त जल से या कपित्थ पत्र कसाय से दोष काल एवं समर्थता का अनुसार बालक को स्नान कराना चाहिए। फिर रक्षा कर्म में बताया गया कि सूतिका ग्रह के चारों ओर पिपली सरसप बिखेर दें। सूतिका ग्रह के भीतर कष्टक और तिंदुक की आग सदैव जलनी चाहिए। सूतिका ग्रह में आशीर्वाद गीत मंगल पाठ कराना, नामकरण से पूर्व लगातार तंडुल बलि नाम, ये सभी अपने को कराना है। बालकों को प्रथम दिन से चतुर्थ दिन तक आहार। तो बालकों को प्रथम दिन से चतुर्थ दिन तक क्या बोला गया है, तो मंत्र से भ्रमंत्रित कर पहले बालक को मधु और घृत चटाएं और इस प्रकार विधि पूर्वक सर्वप्रथम दक्षिण स्तन से दूध का पान कराना है, ये चरक ने बोला। इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।